हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता साम्राज्य संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी था। इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे एक महान विजेता थे। ठीक है, और साम्राज्य संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी थे। इसमें और देख सकते हैं, उनके शासन की जानकारी हेतु दो प्रमुख साधन है। ठीक है, जो हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलती है उसके बारे में देख लेते हैं। कौटिल्य जो चाणक्य थे, इनके जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था वहाँ जानकारी मिलती है, और दूसरा जो यूनानी लेखक के विवरण है वहाँ से ये जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है। और देख लेते हैं इसमें, अर्थशास्त्र राजनीति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य ग्रंथ है। ठीक है, जो कौटिल्य चाणक्य थे इनका जो अर्थशास्त्र था, जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, यह क्या है, राजनीतिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का भी बहुत बड़ा महत्व। ठीक है, जो मेगास्थनीज थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, ये भी पुस्तक पूरे मौर्य साम्राज्य के वर्णन के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध थी, तो ये भी एक महत्व माना जाता है इसका, इंडिका पुस्तक का, जो मेगास्थनीज ने लिखा था, जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यद्यपि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु जिन यूनानी लेखकों ने इस पुस्तक के आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना की है उनकी रचनाओं से पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी इंडिका थी इसी के आधार पर कुछ यूनानी लोगों ने अनेक रचनाएं की हैं, जो पर्याप्त जानकारी यहाँ से मिलती है। मौर्य शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। ठीक है, जो मौर्य वंश के शासन का जो संक्षिप्त वर्णन वो निम्न प्रकार है। चलिए हम लोग उसको अच्छे से अब देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय शासन। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक तांत्रिक थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, एक तांत्रिक थी, जिसमें सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। ठीक है, जो सम्राट थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वही संपूर्ण जो शासन था उसके प्रधान थे। राज्य में उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। ठीक है, उस पूरे राज्य में उसी सम्राट का क्या होता था, अनुशासन और नियंत्रण रहता था। राजा प्रजा को अपनी संतान समझता था और उसके सुख दुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था। इसमें बताया जा रहा है कि राजा क्या समझता था, अपनी प्रजा को संतान समझता था और उसके सुख और दुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था। इसके लिए उसे कानून, निर्माण, शासन, न्याय तथा सेवा को सुव्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है, ये जो आपके कानून निर्माण था या शासन न्याय जो भी थी वो एक सुव्यवस्था के तरीके से करना पड़ता था। शासन के कार्यों में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो शासन के कार्य थे उसकी सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए क्या होता था, एक मंत्री होते थे। ठीक है, सम्राट 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेता था। जो सम्राट थे वो 5 प्रमुख विषय पर मंत्रियों को क्या लेते थे, सलाह लेते थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देश रक्षा तथा विदेशों से संबंध, देश के बारे में और रक्षा तथा विदेशों से संबंध। राज्य के आय के साधन, की राज्य में जो आय के साधन है क्या क्या हैं। किसी कार्य का समय तथा स्थान का निर्धारण। ठीक है, किसी भी कार्य को करना या उसका समय या उसके स्थान का निर्धारण करना, या अचानक जो होता है या आकस्मिक। ठीक है, आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना तथा कार्य सिद्धि अर्थात शासन का सुचारू रीति से चलाना। इन सब बातों से वो क्या करते थे, 5 जो मंत्री थे उनसे वो चर्चा या विमर्श करते थे। और देखते हैं इसमें, शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त है। इसमें दिखाया जा रहा है कि शासन की
सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में क्या था, विभक्त था, जिन्हें हम लोग तीर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिसे हम लोग किसके नाम जानते थे, तीर्थ के नाम से जानते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि हर एक विभाग का क्या, एक अध्यक्ष होता था जो अमात्य कहलाता था। जो अध्यक्ष होता था वो क्या दोस्तों कहलाता था, वो अमात्य कहलाता था। इनका कार्य कर वसूलना था। ठीक है, इनका जो अमात्य थे, इनका जो कार्य था उस प्रजा से कर वसूलना था। ठीक है, सेना का संचालन सम्राट स्वयं करता था। ठीक है, उस जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो सेना का संचालन स्वयं करते थे। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता था। ठीक है, जो सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता था, वो सेनापति होता था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना चतुरंगड़ी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कैसी थी, वो चतुरंगड़ी थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे। ठीक है, इसमें हाथी भी थे, घोड़े थे, रथ थे और पैदल सैनिक भी सम्मिलित थे। उसके पास एक जल सेना भी थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके पास एक जल सेना भी थी। चलिए इसमें और देख लेते हैं हम लोग। सेना का प्रबंध एक मंडल करता था। ठीक है, जो सेना का प्रबंध है वो कौन करता था, वो एक मंडल करता था। इस मंडल में कुल 30 सदस्य थे। जो एक मंडल था, उस मंडल में सदस्यों की संख्या 30 थी। और देख लेते हैं, चंद्रगुप्त के शासन काल में न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन काल थे उसमें बताया जा रहा है कि जो न्याय की व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, सम्राट स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। ठीक है, जो उस समय के जो सम्राट थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वही सबसे बड़े क्या थे, वो न्यायाधीश थे। ठीक है, नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजू कहलाते थे। ठीक है, इसमें जो उपाधि दी गई थी, जो उसमें नगर के न्यायाधीश है उसको किस नाम से जाना जाता था, वो व्यवहारिक महामात्र के नाम से जाना जाता था। और जो जनपद के न्यायाधीश थे उसे राजू कहते थे। इसमें दोस्तों और देख लेते हैं, दीवानी अदालतों को धर्मस्थ और फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन कहा जाता था। इसमें साफ साफ स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो दीवानी अदालतें हैं उसको धर्मस्थ के नाम से, और जो फौजदारी अदालतें हैं उसको कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। जो आपका दंड विधान था वो क्या था, अत्यंत कठोर था। अपराध की गंभीरता के अनुसार धिक्कार, बंधन, ठीक है, धिक्कार, बंधन, अंग भंग, निर्वासन अथवा मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, उसमें की जो दंड व्यवस्था थी वो क्या थी, वो अत्यंत ही कठोर थी। ठीक है, और देखते हैं इसमें, चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो शासन था वो अत्यंत क्या था, सुव्यवस्थित था और सुसंगठित था। अतः सेना तथा शासन पर उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। ठीक है, उस समय बताया जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हें सेना तथा शासन पर अधिक धन क्या करते थे, व्यय करने पड़ते थे। गांव से धन प्राप्त करने के दो साधन थे। ठीक है, उस समय जो गांव थे, गांव से धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला था भाग और दूसरा था बलि। जो भूमि की उपज का छठा भाग, ठीक है, जो भूमि पे जो भी अनाज उपज होते थे उसका छठा भाग, ठीक है, भूमि कर एकत्रित करने वाले पदाधिकारी अग्रम कहलाते। ठीक है, जो कर वसूली करते थे, जो भूमि कर थे, उन्हें अग्रम के नाम से जानते थे। और उसमें का जो आपका भूमि कर गाँव में था वो क्या था, छठा भाग था। ठीक है, जितना भी आपका अनाज हो रहा है उसका छठा भाग कर के रूप में वो लोग लेते थे। और देखते हैं इसमें दोस्तों, दार्शनिकों, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों तथा अपाहिजों की भी सहायता राजकीय कोष से की जाती थी। ठीक है, उसमें जो दार्शनिक थे या विद्वान थे या वृद्ध व्यक्ति थे, ठीक है, या रोगी व्यक्ति थे या कोई भी आपदा से ग्रसित
व्यक्ति थे या अपाहिज व्यक्ति थे, उन लोगों का जो सहायता का राजकीय जो कोष थी वहाँ से हुआ करता था। अब देखेंगे हम लोग प्रांतीय शासन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो साम्राज्य था वो अत्यंत ही विशाल था। अतएव शासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को कई भागों में प्रांतों विभक्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो अत्यंत विशाल था। शासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को कई भागों में या कई प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक प्रांत था वो कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का प्रबंध सम्राट अपनी महामात्रों की सहायता से स्वयं करता था। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रांत थे, प्रांतों का प्रबंध सम्राट, ठीक है, जो उसके सम्राट की जो महामात्र थे उनकी सहायता से वो स्वयं करते थे। दूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जो दूर थे, जो दूर के प्रांत थे उनके लिए राजकुमारों की नियुक्ति की जाती थी। और देखते हैं स्थानीय शासन। गांव का शासन तथा न्याय ग्रामीण किया करता था। ठीक है, जो गांव का शासन, ठीक है, तथा न्याय कौन करता था, वो ग्रामीण किया करता था। ग्रामीण के ऊपर गोप होता था जिसके नियंत्रण में 5 से 10 गांव हुआ करते थे। ठीक है, जिसके नियंत्रण में 5 से लेकर 10 गांव हुआ करते थे। गांव का प्रबंध अत्यंत संतोषजनक था। ठीक है, जो गांव का प्रबंध था अत्यंत संतोषजनक मतलब बहुत ही अच्छा था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगर अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, नगर का प्रधान प्रबंधक नगर अध्यक्ष होगा, ठीक है, कहलाता था। नगर के प्रबंध के लिए 6 समितियां होती थी। ठीक, जो नगर थी उसके प्रबंध के लिए वहाँ पे कितनी समितियां, 6 समितियां होती थी। ठीक है, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जो भी 6 समिति थी और हर एक जो समिति थी उसमें 5 सदस्य होते थे। और देखते हैं जो समितियां, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है शिल्प कला समिति। इस विभाग में या इस विभाग के सदस्य शिल्प तथा उद्योग धंधों का निरीक्षण तथा प्रबंध करते थे। जो आपका शिल्प कला समिति है इसमें शिल्प तथा उद्योग धंधे का निरीक्षण तथा प्रबंध करते थे। दूसरा आपका है विदेशी यात्री समिति। इसका कर्तव्य विदेशियों को हर प्रकार की सुविधा देना था। तीसरा था जनगणना समिति। यह समिति जन्म मरण का हिसाब रखती थी। चौथा है उद्योग समिति। ठीक है, यह समिति कारखानों से बनी वस्तुओं की देखभाल करती थी। जो आपकी उद्योग समिति थी वो कारखानों में जो भी बनी हुई वस्तुएं उनका देखभाल करना था। आपका जो 5वां पॉइंट है कर समिति। यह समिति विक्रय की हुई वस्तुओं के मूल्य का 10 कर के रूप में वसूल करती थी। ठीक है, जो कर समिति थी ये कर वसूलने का कार्य करती थी। आप देख लेते हैं वाणिज्य समिति। नाप तोल का निरीक्षण करना। ठीक है, जब नाल जो बाजार में होते थे नाप तोल उसका कार्य निरीक्षण करना। विक्रय की वस्तुओं का भाव निश्चित करना। ठीक है, जो विक्रय की वस्तुएं हैं उसका भाव एक निश्चित करना तथा माप की समुचित प्रबंध करना इस विभाग का कर्तव्य था। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। ठीक है, जिसको आप सबसे पहले देखेंगे बिंदुसार, जिसको आप अमित्र घात के नाम से जानते थे। इनका जो काल था वह 300 से लेके 272 ईसा पूर्व था। ठीक है, ईसा पूर्व की बात किया जाए तो वही आपको घटते हुए क्रम में मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का राजा बना। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो उसका पुत्र था बिंदुसार वह क्या बना, मौर्य साम्राज्य का राजा बना। बिंदुसार इतिहास में अमित्र घात, ठीक है, शत्रुओं का संहारक के नाम से भी विख्यात था। ठीक है,
जो बिंदुसार थे वो इतिहास काल में अमित्र घाट के नाम से वो मशहूर थे। ठीक है, और इसका मीन्स होता है शत्रुओं का संहारक। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य की सुरक्षा की। उसने विद्रोहों को दबाया और विदेशी शासकों के साथ मित्रता का संबंध बनाए रखा। बिंदुसार एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो बिंदुसार थे इन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षा रखने के लिए विद्रोहियों को दबाया और जो विदेशी शासकों थे उनके साथ मित्रता का संबंध भी बनाया। और बिंदुसार क्या था, एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसमें दोस्तों और देख लेते हैं। संभवतः उसकी इस प्रवृत्ति का प्रभाव अशोक पर भी पड़ा। ठीक है, जो उसका बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का। ठीक है, आप दोस्तों हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अशोक के बारे में, और अशोक के बाद कौन और हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।